वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। और आज इस वीकेंड की सबसे बड़े कार्यक्रम में हम बात करेंगे न्यू इंडिया के न्यू नॉर्मल पर, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में भारत में काफी कुछ बदल गया है। आज का भारत अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारता भी है और पूरी दुनिया को इसकी जानकारी भी देता है। और इस काम के लिए टीम इंडिया बनाई जाती है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेतागण भी शामिल होते हैं। जो भारत कभी हथियारों को खरीदता था, आज मेक इन इंडिया की ताकत के कारण 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। यह भारत की ताकत है, वही मेक इन इंडिया जिसका राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद विपक्ष इस नए भारत वाली पहचान को पचा क्यों नहीं पा रहा है? इसलिए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर हर तरह के सवाल और जवाब होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस बड़े कार्यक्रम में, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्रहित का है और राष्ट्रहित के इस मुद्दे पर आज वीकेंड किया यह सबसे बड़ा कार्यक्रम। जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम लोगों का। देश की रक्षा से लेकर विकास तक आत्मनिर्भर भारत हमारी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर चिनाब पर रेल ब्रिज, भारत अब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। लेकिन शायद भारत की ये रफ्तार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। पहले ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, वो गेम खेला गया। मैं बता दूं, वो बच्चा राहुल गांधी था जो वीडियो गेम दिन रात खेलता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक महत्वपूर्ण विषय उनके पार्टी के बड़े नेताओं को वीडियो गेम जैसा नजर आता है। नाना पटोले जैसे नेताओं को हल्की बयानबाजी से पहले उन्हें सुनना चाहिए था, जो दुनिया में भारत का डंका बजाकर लौटे हैं। लोकतंत्र की शक्ति यही है कि सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं, बट पार्टियों के भीतर भी अलग अलग राय हो सकती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल आता है, वहां पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। ये कुछ भी बोले, सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं, शक करने वाले शक कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया, और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर आप झुक गए। उन्होंने रखे होने, उन्हें जो पता लग गया उन्होंने कटले होने सारे, फिर पता बिल्डिंग ढाई गलियां। तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन सत्य ये है कि मेड इन इंडिया हथियारों से लेकर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक देश हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। नया भारत विकास भी करता है और दुश्मन को घुसकर मारता भी है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। गेम चेंजर क्या लगता है नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के अंदर? भारत बदलते दौर में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुसकर भी पड़ोसी देशों के वो देर नहीं करता है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि देश की दशा और दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। न्यू इंडिया में न्यू नॉर्मल की नई परिभाषा गढ़ी जा चुकी है। आइए आपको बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। क्या मोदी राज में रक्षा तंत्र से अर्थतंत्र तक भारत लगातार मजबूत हुआ है? एजेंडा नंबर 2, भारत अब अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेता है और भारत के न्यू नॉर्मल को विपक्ष हजम क्यों नहीं कर पा रहा है? और चौथा एजेंडा, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने क्या विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है? क्योंकि कई नेता यह बात बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल किया गया है विपक्ष में फूट डालने के लिए। तो मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सत्य प्रकाश, नेता जेडीयू के, एनडीए के घटक दल हैं, उनका अभिनंदन है। अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजीव झा मेरे साथ इस चर्चा में हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है।
विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। फॉर अ चेंज, इस चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे करते हैं आज, फॉर अ चेंज। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप 60 सेकंड में अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा। तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे, 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्वगुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे जब अखंड भारत बढ़ जाएगा। खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। नहीं, वो शॉक पे तो आप तब से ही हैं। मैं तब से ही हैं सर, क्या बोला इंडिया का न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा? न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। हम पहले कब घुस के मारते थे? हाँ। कब हमने घुस के मारा? अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था। क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ठीक है, ओके, अजय आलोक, 60 सेकंड अजय आलोक, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है? हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके, 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग गए हैं। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा और 2 लोकसभा। 3, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने, काम बिगाड़ा भी होता है, तो इसलिए तो काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले 3 बिगाड़ा की जरूरत नहीं हुआ। अब आपने बोला बड़ी सारी आपने टिप्पणी करी, राक्षस और 3 और पता नहीं क्या क्या। अनिल यादव जी, आप चिर युवा नेता है अपनी पार्टी के, सवाल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं, और यही कारण है कि अपनी पार्टी में भी उन्हें स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी, और आपने कहा कि विपक्ष जो है ये न्यू इंडिया को पचा नहीं पा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, और क्योंकि आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए, और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला, कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने कराया है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। बोला ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है, बिल्कुल थूक रहा है, दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है।
जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है, ट्रंप की इतनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के ये कारण इनकी वो सोच मान है, गए। राष्ट्रवादी नहीं, सुन सोच लीजिए, है। सुन लीजिए। पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए। ये मोदी राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज इंडिया। भी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रंप जैसे कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं, एक सेकंड, नहीं, देखिए ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके, और मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, इस भाषा को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अजय लोग आपकी बारी है। अजय लोग, देश ने कांग्रेस को 70 साल दिए और 70 साल के बाद 10 साल हमें दिए, तो कांग्रेस के लिए कोई देश पे थूक के जाता है, ये इनकी देश की सोच है। अगर कांग्रेस बहरी हो गई है तो हियरिंग एड ला के देंगे। टेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने साफ कहा इंडिया पाकिस्तान उनका मसला है, हम बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुनाई नहीं देता है। ट्रंप ने बार कहा है। अब एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं। आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये टूल किट नीति। आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। एंडरसन कौन लाया? शांति, आपने बहुत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। एक मिनट, एंडरसन कौन लाया? राफेल कौन लाया? पेगासस कौन लाया ये सब चीज? चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाए। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमका लगा के राफेल दिखा रहे थे। ये कौन कर रहा था? 23-22 को हमला होता है, 23 तारीख को। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के है ना, दामाद हैं, क्या कहते हैं? इसलिए मारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहां पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए। अमीर जी, मैं एक शब्द आपके ऑडियंस से और देश की जनता से पूछना चाहूंगा। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं, तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल ये लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया। ये होता है सरेंडर। लेकिन मैं संजीव साहब आपकी बात आता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न चल उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। संजीव साहब भी विपक्ष के हैं, कान खोल करके सुन लो। जो मर्जी हो जाए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा आराम से। और अम्बेडकर का ये हिंदू राष्ट्र है। चीनी तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं। अरे चीनी, ये हिंदू राष्ट्र 70 साल देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे हैं इनको बता दीजिए, हम चाइना के एजेंट हैं, हिंदू राष्ट्र हम देश तोड़ना चाहते हैं। 70 साल देश। लेकिन संजीव झा, ये बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है, और हमने एक स्नैप पोल कराया जिसमें देश की जनता ने एक तरफा बोला कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, यह बयान असहनीय है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला जा सकता। और अभी इस मंच पे बोला गया कि भारत पर थूका जा रहा है ट्रंप द्वारा। इस मंच पे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए, फिर आप कहते हैं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, कैसे बनेगी ये सब करके? अमीश भाई, और आपके लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अमीश भाई, अदम गोंडगी भी एक जन कवि थे। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी रहे, अक्ल पर तारा रहे, अपने साहेब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, है ना। एक जनसेवक को दुनिया में दम क्या चाहिए, 4-6 चमचे, माइक और टीवी रहे। एक बात बताइए, आपने 3 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि नया नॉर्म है, नए तरीके हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नए तरीके हैं, और तरीके 11 साल में कैसा रहा। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास एक आदमी का हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। फिर कहा उन्होंने टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार जीती, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। अलग अलग विपक्षों की सरकार को उन्हें कमजोर करने की, जेल भेजने की तमाम वो साजिशें करी जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर देश को कमजोर करने की साजिश की। अब मैं आता हूं, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बिल्कुल ठीक किसी प्रवक्ता ने कहा कि एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश सदमे में था और पूरे देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था कि कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष की सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री गायब, तो फिर वो नॉन सीरियस है ना, या चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? या तो विपक्ष का अपमान कर रहे थे या वो नॉन सीरियस थे। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं 14 बार कह चुके हैं वो कि मैंने समझौता कराया।
यूएस कोर्ट 11 बार बोल रहे हैं, 14 बार बोल रहे हैं। कोर्ट में आप इनके काउंट कर आंकड़े लीजिए, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। यूएस कोर्ट में जाकर कहा कि हमने समझौता कराया। जवाब कौन देगा? कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा ना। क्यों चुप है वो? उनकी चुप्पी तो समझ में नहीं आ रहा। सरेंडर वाले बयान पर साथ से मैंने आपको 1 मिनट दिया। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर आप मैं साथ उस पे भी आ रहा हूं, मैं जी, उस पे भी आ रहा हूं। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को जवाब देना, जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम समझौता चाहते हैं, जी गिराने लगा। तो अगर पाकिस्तान गिराने लगा, मैं इनकी लॉजिक को बाई कर लूं, तो फिर कब्जा करने का मौका था ना। ये पाकिस्तान के लिए क्यों आपको हमदर्दी है भाई? हमारे 22 लोगों की हत्या हो गई, हमारे सेना मर रहे हैं, और आप पाकिस्तान की गिरा रहा है, आप जो साथ खड़े हो गए। ये देश को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब अंतिम बात, मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे भी कोई ऐसी बातें जो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचे नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश के मन में सवाल तो है ना, सवाल तो कि है। जब मौका था तो कब्जा क्यों नहीं किया? सत्यप्रकाश जी के परमिशन से एक लाइन, बस एक लाइन। आप लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी, सुना है ना? ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे थे, और ये बकवास कर रहे पाकिस्तान के नालायक लोग हैं। ये नालायक लोग हैं। अगर हमें क्या चरित्र है, अरेस्ट करो ना, खालिस्तानी आतंकवादियों अरेस्ट करेंगे, आप बोलेंगे हमें पकड़ लिया। अगर आप बोलते थे केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके दिखाओ, तो 14 साल हो इन्हें मत बोला करो, करके दिखाओ। ये सबको पिटवाने लगे रहते हैं। एक ऑपोजिशन को मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करे, ये करके दिखाओ। इन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया। 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तब मानेंगे। ये तीनों हो गए। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा होना शुरू हो गया। तो मेरा ये एक बिन मांगी सलाह मैं दे रहा हूं, नहीं देनी चाहिए कि ये चैलेंज बीजेपी को ना करें, क्योंकि बीजेपी फिर कुछ भी कर सकती है। ओके, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा पे आता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि डाइजिन की जरूरत होती है क्योंकि खाना अच्छा नहीं है। देखिए, उनको खाना कभी अच्छा भी दिया था और डाइजिन भी दिया था तो पचा नहीं पाए, क्योंकि देखिए अभी क्या है माहौल, अभी चमकते रहेंगे गालिब के जूते, अभी नक्काद और पॉलिश कर रहे हैं। ये भारत अभी और चमकेगा। ये जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी थोड़ा परिपक्व होकर ऑपरेशन सिंदूर के समय शायद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से फोन करके गृह मंत्री साहब को कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय के साथ, हर निर्णय। अब सरकार जो निर्णय करेगी तो खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा ववंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। और जो मुंबई हमले के बाद सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा हमला से। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उभरता हुआ देश है, हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। और भारत का एक था कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य ठिकानों पे नहीं कर रहे हैं। जब उधर से जवाब आया तो हमने हमला किया, ठीक है, सीज फायर हुआ। ऐसी कोई टारगेट नहीं थी कि हमें अभी तुरंत पीओके ले लेना है। वो एक देश की स्ट्रेटजी बनेगी, पीओके हमारा हिस्सा कभी ना कभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। राहुल के नेतृत्व में तो कुछ नहीं आना है। सुनिए सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा, उनकी बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा? सवाल ये है। अब थोड़े गंभीर सर प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। यू आर टॉकिंग, आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग यू। दिस इज हेल्प। आपको मैंने सुना महोदय, आपको मैंने सुना, मेरा
भाई साहब, I am not talking to you. I am talking to anchor. I am asking for my time. What is your problem? This is not fair. What have I done? What have I done? Just asking about my time. नहीं, पर वो अपनी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। समय में बोलिएगा, जो भी जवाब देना होगा। ये बदतमीजी ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है भाई साहब। दीजिए, आप अपने समय में बोलिएगा। 10 सेकंड अपनी बात कर लीजिए। अनिल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा इतना कड़वा सच था कि उनका प्रवक्ता कूद पड़ा। ये कड़वा सच पूरे देश को जानना जरूरी है। अनिल यादव, देखिए, एक आपका ऑब्जेक्शन था एएमपीएम को लेकर, लेकिन वो समिष्ठा मुखर्जी की बुक को कोट कर रहे थे। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, समिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब दास से जब बतौर राष्ट्रपति राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को उन्होंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त समझ लिया और वो पहुंच गए। एंड देन प्रणब मुखर्जी सेड कि ये जनाब कभी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जिनको एएम और पीएम में मतलब नहीं पता। ये समिष्ठा मुखर्जी की किताब का जिक्र किया है। ओके, जिसपे आप नाराजगी जता रहे थे। मैं नाराजगी नहीं, मैं तो फैक्ट की बात करता हूं। देखिए, मैं नाराज होने वाला आदमी भी नहीं हूं और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर्स को मैसेज क्लियर जाना चाहिए। एएम पीएम हुआ तो मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? मनीष तिवारी कह रहा है कि ये मजबूत लोकतंत्र है। मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? एएम पीएम कर रहा है, मनीष तिवारी कर रहे हैं। बोलिए, अब आप सुन लीजिए। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है क्या? सुन तो सारी मनीष तिवारी शशि थरूर पर नाराज रहते हैं आप लोग। अरे भाई साहब, अरे आप ही की पार्टी के नेता है भाई, आप ही की पार्टी के साथ चले। पहले तो या तो थरूर का सरूर नहीं उतर रहा आप लोगों से। नहीं, ऐसा मत करिए ना। ये कह रहे हैं इन्होंने एएम पीएम राहुल गांधी ने किया है। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता, तो ये कहे कि प्रधानमंत्री, अरे स्लिप ऑफ टंग है। और ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है, देखिए आप पीछे बोल रहे हैं, बड़ी बात ये है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? वो सरेंडर क्यों किया? बड़ा सवाल ये है। और वो ट्रंप ने क्यों किया? और वो ट्रंप ने क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा। ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका मुंबई हमला हुआ। हाँ, सुन लीजिए, आपने कहा हमला हुआ मुंबई में। मुंबई में जिन आतंकियों ने हमला किया था, उनके 10 के 10 को हमने ढेर कर दिया। आज अपने खुदा के पास पहुंच गए। नहीं, सुन लीजिए, आज भी पहलगांव के वो आतंकी खुले घूम रहे हैं, जबकि ये इन्होंने पहला हमला नहीं किया था। इससे पहले इन्होंने कूच में भी किया, इन्होंने गगनगीर में भी किया। ये 3-4 बार हमारे यहां पर हमला कर चुके इस तरह के, लेकिन ये इतने नाकामयाब हैं कि पकड़ नहीं पा रहे। हमारे समय में जब हमला हुआ था, हमने गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनसे पद वापस लिया था। आज किसी की औकात है जो पूछ ले होम मिनिस्टर से कि हमला कैसे हो गया और उनसे सीमा मांग ले। 26/11 के बाद आपने अपना बेस्ट किया था। एक सेकंड सबसे पहले एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया था अपना। देखिए, मैंने जो कहा नहीं, मैंने वो तो सबने सुना। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। जो मैंने कहा पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं अपने शब्द कैसे आपके मुंह में डाल सकता हूं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो कार्रवाई बता रहा हूं। 176 लोग मरे, मैं तो कार्रवाई बता रहा हूं। उसके बाद जितना बेहतरीन आपने किया, ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड किया। ये चूक मोदी जी की रही। नहीं, ये जो अनिल यादव जी, इत्मीनान से, आराम से, गुस्सा मत होइए। अनिल यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? बताइए। नहीं, एक सेकंड, शांत रहिए विवेक, आपकी टर्न है। ओके, क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? भाई, राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था जब सेना ये तो कह रहे हैं 2050 तक हमारी सरकार आएगी, ये भी मानिए। फिर राजनाथ जी ने कहा है कि हम पीओके लेने वाले हैं। ओके, हमारे पास हम ये पूछ रहे हैं जब मौका मिलेगा तो ये उम्मीद है। ओके, ये उम्मीद आपने जगाई है। कांग्रेस कह रही है हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद जता दी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि सब अच्छे काम लगता है मेरे ही किस्मत में लिखा है, लगता है ये काम यूनी की किस्मत में लिखा है। मैं 2 बात बताना चाहता हूं भाई साहब को। 22 को ये हमला हुआ, 6 तारीख को भारतीय सेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो ये कह रहे हैं कि 4 हाथ से घूम रहे हैं। जवाब पहली बात, एक के बाद एक जवाब लीजिए। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म एल शेख पे जाता है और कहता है कि हाँ, बालूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर थी कि नहीं? आप बात करते हैं आतंकवादियों की।
2010 उसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने छोड़ा था। अबू जिंदाल उसी आतंकवादी में से था जो 2013 के बॉम्ब ब्लास्ट में था। क्यों छोड़ा था? पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताने के लिए। बाटला हाउस का एनकाउंटर, दिल्ली के हैं आप लोग, सबको याद होगा, सोनिया गांधी के आंसू झरझर बह रहे थे ना जब आतंकवादी मारा गया था। ये बात करते हैं। अब आते हैं जरा पीओके के इतिहास में। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कह दिए कि पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक उनके सरेंडर, हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए और ये छाती पीटते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार जो विवेक को लेकर आता हूं मैं चर्चा के अंदर। 10 सेकंड। इंटरनेशनल, हमारे देश में 60 में अन्न की पैदाइश नहीं होती थी। हमारे खेती बहुत कमजोर थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। हमारा दिल ऐसा दरिया था 1960 में कि हमने सिंधु वाटर ट्रीटी करके 80% पाकिस्तान को पानी फ्री में दे दिया। दिल क्या है कि दरिया है। हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, पाकिस्तानियों की चिंता थी और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। ओके, बिल्कुल। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं है, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी, उधार के भी गांधी बने हुए हैं ये। जी गलत कह रहा हूं तो मैं विवेक के पास जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अनिल यादव का कमेंट जरूरी हो जाता है। 20 सेकंड में अनिल अपनी बात को समाप्त करिए आप। किसी का अच्छा, नाम, क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है तो लोकतंत्र पे भी आप जरूर बोलिए, क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला यही परिपक्व लोकतंत्र है जो मोदी जी कर रहे हैं। किसी का नाम बिगाड़ने से इनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जनता को जवाब नहीं मिलता, तो इस बात को रहने दीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 4 आतंकी वो वही थे या नहीं थे। इनके देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने, मेरे देश के विदेश मंत्री, इनके देश के विदेश मंत्री, अरे देश तो आपका भी है भाई, इनका देश भी अब नहीं है, विदेश मंत्री तो नहीं, इनका देश भी नहीं है, इनके देश के विदेश मंत्री। देखिए वो चाहे कितने भी नाकारा हो, लेकिन है हमारे भी विदेश मंत्री, मैं मानता हूं। और मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं माफी भी मांगता हूं। कितने ही नाकारा हो, हमारे भी विदेश मंत्री वही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए। उन्होंने विदेशी मीडिया से बात करते समय कहा कि अभी तक उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? इन्होंने ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, भाई दुनिया तमाम तरह की बातें करी कि भाई यूएस के टाइम पे ऐसा होता था, और पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बेसिक बात पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हम तो आपको सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं। ये 10 आपने 1948 का जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसे वैसे। उस 1948 की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सरकार का हिस्सा थे, सरदार पटेल भी उसी सरकार का हिस्सा थे। सुन लीजिए, आज अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सारे कैबिनेट की मर्जी से लेती है ना। उस समय की सरकार ने कोई फैसला लिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसके लिए मुखर्जी ने सरकार को छोड़ दिया था। दे लीजिए, चाहे उन्हें आप अपमानित कर लीजिए, वो भी उतने ही दोषी हैं। मुखर्जी ने सरकार को वैसे छोड़ दिया था, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के निर्णय को कोई कैबिनेट मंत्री बदल सकता है क्या? क्या बात करते हैं? ये कांग्रेस कह रही है। क्या बात करते हैं भाई? प्रधानमंत्री के निर्णय को एक व्यक्ति बदल सकता था। सोनिया गांधी 10 साल यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन, और कोई प्रधानमंत्री के निर्णय को नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको टोकता हूं। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बकायदा कैबिनेट का पास किया वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस समय ऑन बोर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ था, एंड ही वाज विजिबली अपसेट विद इट। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री का अपना पद होता है, अपना कद होता है, लेकिन जिस तरह से वो ऑर्डिनेंस बीच में से प्रेस क्लब में फाड़ा गया था, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। देखिए, इस देश के अंदर कुछ अभूतपूर्व चीजें हुई हैं, उनको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी बात होती है, लोकतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है। इस देश के अंदर एक संस्था थी तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर बैठी थी, एनएससी। किस कीमत पे बैठी थी? और सारे लेफ्टिस्ट उसके अंदर होते थे। विवेक श्रीवास्तव इसीलिए आज तक इनको गार्ड करते हैं, सारे लेफ्टिस्ट होते थे। क्या देश के प्रधानमंत्री से ऊंचा पद एनएससी का हो सकता है? इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। और देश में क्या बदला है? मेरे को 24 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैंने 11 साल अगर मोदी के देखे हैं तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के देखे हैं, और 2.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी देखे हैं। लेकिन एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। यूपीए 1 वॉज गुड, लेकिन यूपीए 2 वॉज डिजास्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं रुक करता हूं आपका विवेक, आपको मैं कोट करता हूं, आपको कोट करता हूं विवेक से बात। तब आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है,
मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने ये बात? नहीं बिल्कुल, अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब तिवारी साहब कुछ और बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद का कहीं और गाना बज रहा है। ये नैरेटिव नहीं होता। नहीं मतलब आप मैं एक ही करके बताऊं, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस तो है ही महान पार्टी, हम तो कह ही रहे हैं। नहीं तो फिर लेकिन पर इसमें फूट कैसे पड़ रही है कांग्रेस के अंदर? विपक्ष में फूट कैसे कर पड़ रही है बताइए ना। प्रियंका चतुर्वेदी गई तो संजय राउत नाराज हो गए। अब इसमें मतलब ये देश के लिए डेलीगेशन गया था, ये आपकी पार्टी के लिए डेलीगेशन तो गया नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव सरकार तय करेगी। हाँ, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए था कांग्रेस? नहीं आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना? मैं कह रहा हूं इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस में बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन थरूर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। पार्टी फर्स्ट, आइडियोलॉजी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पार्टी पहले नहीं है, देश पहले। हमारे लिए पहले देश है। ओके, बड़ी बात बोली है, देश पहले। ये कांग्रेस विपक्ष की मदद कर रही है या कांग्रेस विपक्ष को नुकसान पहुंचा रही है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है, इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना स्टैंड है, और मुझे लगता है कई बार कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड रहता है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। कैसे? और बीजेपी फिर कांग्रेस के स्टैंड पे ही बैटिंग करना शुरू कर देती है, छक्का मारना शुरू कर देती है। लेकिन जो सवाल अच्छा, कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? आपने कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? नहीं, कई सारे, जैसे मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने विमान गिरे, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटरनल मसला है और हमारी सेना ने वीरता से काम किया और घुसकर मारे हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी के लिए बैटिंग की पिच तैयार करती है, आम आदमी पार्टी ये एक बात कह रही है, इस पर आपका जवाब क्या है? इसी पे जवाब 20 सेकंड। जी, हम किसी की बैटिंग नहीं करते, हम इस देश के लिए बैटिंग करते हैं। जब जब नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे तो हम इस देश के लिए बैटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि आपने सरेंटर कर दिया है। जी, ये किसान खत्म हो सकता है। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, देखिए हमने स्नैप पोल भी क्या है, क्या आपको लगता है, और यहां पे क्या आपको लगता है मोदी जी ने सरेंडर कर दिया? मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अब करीबन 1 महीने हो चुके हैं। मेरा सवाल है, भारत ने क्या पाया? भारत ने क्या पाया, ये एक अच्छा सवाल है। भारत ने क्या पाया, एक अच्छा इसका सवाल है। भारत ने क्या पाया, और दोनों से मैं जानना चाहता हूं 10-10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड की टाइम लिमिट है। पहले अनिल यादव, भारत ने क्या पाया, फिर अजय लोग आपकी बात। तो अनिल यादव 10 सेकंड, भारत ने क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अगर हम दुनिया की बात करें तो जो भारत, जिसके साथ और देश खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान को टेरर कंट्री माना जाता था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो हमने यूएन में जाके उनके 2-2 संगठनों को बैन करा दिया था। हाफिज सईद को हमने घोषित आतंकी करार करा दिया था जब उन्होंने 26/11 किया। आज क्या हुआ है? आज यूएन जो है उन्हें सीईसी का वाइस चेयरपर्सन बना रहा है। काउंटर टेररिस्ट कमेटी जो होती है, पाकिस्तान को उसको वाइस चेयरपर्सन बना दिया। आईडीबी लोन दे रहा है, एडीबी लोन दे रहा है, आईएमएफ लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को फायदा भारत ने क्या पाया? और ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया। हमारा जो सदाबहार दोस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान बराबर आके खड़ा हो गया, कांग्रेस कह रही है। मैं कह रहा हूं 15 सेकंड। ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने दिखा दिया कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो हम में कैपेसिटी है अमेरिका और इजराइल जैसे कि आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है। एक दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी आत्मनिर्भर है, कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की हर जगह मांग हो रही है। तीसरी और सबसे बजाइए कम से कम, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व के सारे देशों ने, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक देश ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया है। ये हेंस प्रूव्ड है, लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखिए, समस्या तब हो जाती है जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं यहां पर हैं और हेडलाइन पाकिस्तान में बन जाती है। जैसे ही राहुल गांधी ने सरेंडर नरेंद्र बोला, पाकिस्तान की सरकार ने पकड़ लिया, और बीजेपी ने कहा कि यह बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोली, और तो और उन आतंकियों ने भी नहीं बोली कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहा है। वो सब कहते हैं कि नरेंद्र को हटा दो, हम फिर बता देंगे। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेके चुनाव लड़ सकती है? पहली बात, आज देश का युवा जान गया कि ना बिहार इतना कमजोर है, ना बिहारी इतना कमजोर है। मैं भी बिहार का ही,
और यहाँ पे 3 आदमी और बिहार के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके हम बिहार के चुनाव में रहे। पिछले 20 साल से बिहार में हमारी सरकार अपने काम की बदौलत चल रही है और अगले 5 साल भी हमारी ही सरकार रहेगी अपने काम की बदौलत। ऑपरेशन सिंदूर हमारे स्वाभिमान की बात कोई चांस नहीं है वहां पर जी। तेजस्वी और कांग्रेस का कोई चांस नहीं है वहां पर। आप लिख के ले लीजिए 25 सीट नहीं क्रॉस करेंगे। आज आपके एक कार्यक्रम में बोल रहा हूं 25 सीट महागठबंधन क्रॉस नहीं करेगा। बीजेपी नहीं 225 हम रहने जा रहे हैं, ये 25 नहीं क्रॉस करेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कितना बार घोषणा कर चुके हैं नीतीश के नेतृत्व में जा रहे हैं, तब भी वही बात। अरे अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। रिकॉर्ड कर अब एक मिनट, कांग्रेस नॉन प्लेइंग 11 में लालू जी के पैर पे पड़ी। लालू जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नॉन प्लेइंग 11 में बिहार में भाई लालू जी नहीं लड़ती कांग्रेस पर। अरे बिहार में पैर में गिरे हुए लालू जी पुचकार रहे हुर, इससे ज्यादा नहीं देंगे। उससे ज्यादा अच्छा एक बात बताइए, जब मोदी जी को सरकार में बहुमत नहीं मिला था तो नीतीश जी से समर्थन लेना पड़ा। अब मैं बोलूं कि मोदी जी नीतीश जी के पैर में पड़े हुए हैं, आज उनकी कुर्सी जो है उस पे एक टांग नीतीश जी की है और नीतीश जी हुर कर देते तो ये सरकार गिर जाएगी। ऐसे अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? इनकी भी बेइज्जती होगी, पीएम की भी बेइज्जती होगी और सरकार की भी बेइज्जती होगी। नहीं सुन तो लीजिए ना भाई साहब, आपके सामने भी युवा बैठे हैं और जो आपका चैनल सबसे ज्यादा युवा ही देखते हैं और जितना युवा बिहार में पिटा है ना नौकरी मांगने के ऊपर, इतना किसी प्रदेश में नहीं पिटा। और यही जो बिहार का युवा है ना, इसने लाठी ले रखी है। लेकिन ये जो लाठी है कांग्रेस की खासियत है, कांग्रेस ओके, लेकिन कांग्रेस की खासियत बड़ी जबरदस्त है और आम आदमी पार्टी ने बड़े भले भांति इसको एक्सप्लेन किया था जब हरियाणा का रिजल्ट आए। बोलना हारना सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीखिए। हरियाणा में सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे। मीडिया बोल रहा था कि बीजेपी का चांस बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार जाती है। क्यों हार जाती है? कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे गलत फैसले कर देती है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को एडजस्ट करते करते कांग्रेस खुद निपट गई और कांग्रेस का जो नेता कह रहा था कि उद्धव को अगर एडजस्ट करोगे तो हम निपट जाएंगे, उसको इन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कई नेता कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप खुद खड़े होइए, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप क्या निर्णय करेगी हम सबको पता है। प्रॉब्लम यह है कांग्रेस पार्टी के साथ। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बनी बनाई सरकार, चली चलाई सरकार, कांग्रेस ने ही बखेड़ा खड़ा करा सबसे पहले और इनको निपटा दिया। मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर और वो जाके बोलेंगे क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित है। और दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहां पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहां पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहां से लाते हो? हम 50 साल से कर रहे हैं। ये हम 50 साल से केरल में इनको निपटा रहे हो और यहाँ अनिल यादव के साथ गीत गा रहे हो। प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे समर्थन साल से कर रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे केंद्र में, अंत में देखना। मुझे थोड़ा सा समय, प्रधानमंत्री कांग्रेस का पिछली 3 बारी से तो आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री केरला में ये नहीं आने दे रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी यहाँ पर हाँक रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। लेकिन 11 साल में कांग्रेस में तब्दीली जो मैंने देखी है और इसके ऊपर मैं जरूर आप लोगों की राय चाहूंगा। कांग्रेस में बड़ी अच्छी बात करी कन्हैया कुमार की, कांग्रेस में तब्दीली आई है बीते 11 साल के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता है और ये मैं नहीं कह रहा, ये जयराम रमेश साहब के शब्द हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में। और सोचिए आज गुलाम नबी आजाद बाहर हैं कांग्रेस से और कन्हैया कुमार कांग्रेस का पोस्टर बॉय है, तो ये कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस देश के लिए एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की इथॉस के साथ बंधी हुई पार्टी है, लेकिन बीते 11 साल में कांग्रेस ने उस इथॉस को छोड़ा है। कांग्रेस नहीं अच्छा, कांग्रेस में पहले कब स्लीपर सेल होता था? कांग्रेस में आज से पहले कब स्लीपर सेल की बात कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने बोली थी? बताइए मुझे, कब बोली थी? अरे तो समय समय पे स्टेटमेंट चेंज होते हैं, तो फिर इथॉस बदल गए ना। अच्छा, मोदी जी से पहले घोड़े होते थे, कब बारात वाले घोड़े होते थे, कब डरबी घोड़े होते थे? कांग्रेस में कार्यकर्ता सुने थे, घोड़े तो नहीं सुने थे। कहां से आगे घोड़े? इथॉस की बताता हूं मैं बात। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पढ़ लिख कर आता हूं और सोच समझ के बोलता हूं। कांग्रेस में बदलाव आया है, और वो कांग्रेस को तय करना है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है कि वो बदलाव किस चीज के लिए है।
ओके एंड और ये देश की सरकारों में और इस देश में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब ये देश जो है, और मैं क्योंकि बदलावों की बात कर रहा हूं 11 वर्षों के अंदर, इस देश में बड़ा बदलाव यह है कि अब ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं देखता, ये देश की सेना को भी देखता है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ हॉकी के मैच को नहीं देखा जाता, देश को भी देखा जाता है। यह बदलाव आया है और न्यू इंडिया का यह सबसे बड़ा बदलाव है जो मुझे आज की युवा पीढ़ी में दिखाई देता है। वो रिलेशनशिप से जरूर सिचुएशनशिप की तरफ चले गए हैं, वो बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन उनकी रगों में मां भारती का खून है और वो खून धधकता है, और वो खून धधकता है जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। मुझे वो दौर याद है जब पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निहत्थे लोगों को मुंबई में मारा। मैं रिपोर्टिंग करता था और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कलेजे फट गए थे उस घटना को देखकर। और मैंने वो दौर भी देखा है जब यहां की सरकार, भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। एक एक्शन नहीं लिया था कांग्रेस की सरकार ने, और बाकायदा एक सेकेंड सुनना पड़ेगा जी पूरा। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि वो हमारी एक गलती थी। बराक ओबामा ने लिखा चंद मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कार्रवाई नहीं करी। मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा ने लिखा। उदित राज हैं जिन्होंने बोला शशि थरूर बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन बन गए हैं, यानी सुपर स्पोक्सपर्सन बन गए हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात कही। वो क्या कही है, सुनिए उदित राज को। उदित राज कौन सा युग वापस लाना चाहते हैं इस देश के अंदर, जरा सुनिए। नेपाल का भी इज्जत इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में कहीं ज़्यादा है। क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी और पहले के हमारे फॉरेन पॉलिसी, उस पर लौट के आना चाहिए, वरना दुनिया में हम अलग थलग हो गए। नेहरू जी की पॉलिसी पे वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड अजय लो, नेहरू जी की पॉलिसी में लौट के आना चाहिए। अक्साई चीन की जगह पूरा का पूरा सियाचिन उठा के दे दीजिए चाइना को। भाई आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का मामला है, हम डील कर लेंगे। आपसे अपनी पार्टी डील नहीं होती और आप देश डील करने की बात करते हो। दूसरा एक परसेप्शन होता है, अब बुरा मत मानिएगा। अब इस देश में किसी को बोला जाता मंद बुद्धि पप्पू, तो परसेप्शन है, तो उसमें हम क्या करेंगे? और जुमलेबाज भी बोला जाता किसी को, आपकी अपनी हरकतों से हुआ ना भाई, जाता किसी को, हम क्या करेंगे इसमें? कन्हैया के मतलब बारे में जुमलेबाज भी बोला जाता है किसी को, कन्हैया के बारे में नक्सल परसेप्शन कैसे हुआ? बोला जाता है बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट बन, कपड़े बदलने वाला ही बोलते हैं, 15 लाख का सूट पहनने वाला ही बोलते हैं, क्या कर लो? अरे भाई इसने उस हाईवे का विरोध कर दिया कि यहाँ बिहार में हाईवे नहीं बनना चाहिए। क्यों? ये हमारा पानी लेने आ रहे हैं। हाईवे का विरोध कौन करता है? नक्सली ना करता है। कन्हैया कुमार का एक फायदा तो हुआ नहीं आपकी पार्टी को। कन्हैया कुमार कह रहे हैं बिहार के अंदर सड़कों का जाल बन रहा है क्योंकि पानी चुराना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब तो है कि कांग्रेस और राजद की सरकार आएगी, जो बनी बनाई सड़कें वो खोद देगी, बोले कि पानी ले जाएंगे। भाई साहब एक बात बताइए, बिहार के अंदर मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। पार्टी के एक नेता ने हमारी बहन सोफिया कुरैशी को आतंकियों गलत बोला, डिफेंड नहीं करा इन्होंने, बोली माफी मांगे, उस पर आप नरेंद्र सरेंडर को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे क्या है? नहीं गलत, इन्होंने गलत बोला, बीजेपी ने बोला उसपे नरेंद्र सरेंडर के बयान की नहीं है। सोफिया कुरैशी पे जो विजय शाह ने बोला गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, एक मिनट कार्रवाई पूछिए। अरे मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो भाई? जवाब दीजिए। सोफिया कुरैशी पे जो कहा गया वो बिल्कुल गलत है, वो माफी मांग चुका, कोर्ट से रिप्रिमांडल मिला, उन पर केस चल रहा है। ओके। और एक मिनट, लेकिन जरा इनसे ये पूछिए, राम गोपाल यादव ने जो व्योमिका सिंह पे बोला, क्या वो सही था? नहीं, दूसरी बात, अभी जो आप सुनवा रहे हैं, इनके उदित राज का बयान, क्या वो सही था? ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी ने बोला सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जनता नहीं मानती, मौका था पीओ के लेने का, वो उन्होंने गवा दिया। आप मानते नरेंद्र सरेंडर? देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, देश सरेंडर कर रहा है, आपको लग रहा है ये गलत है और ये भारी पड़ेगा। मैंने जब बोला कांग्रेस पार्टी पे वो बयान भारी पड़ेगा और वो भारी पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बयान को अब सोच समझ के रिपीट करें। सावरकर को इन्होंने गद्दार बोला, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। चौकीदार चोर है बोला, क्या हाल हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आखिरी दौर है चर्चा का, बिल्कुल आखिरी दौर है। कुछ बात अगर कोई 11 साल पे करना चाहता है, कुछ हुआ है, कुछ सुनाना चाहता है, किसी के पास है कुछ? बीजेपी प्रवक्ता, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार की कोई गारंटी ले रहे हैं कि वो पलटी तो नहीं मारेंगे? अरे सर ये अलग सवाल आ गया। ये महफिल में रंग कहीं और से जम गया। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की गारंटी क्या है, कि उनकी गारंटी कौन लेगा? देखिए नीतीश कुमार जी ने 2 बार माफी मांगी इस चीज के लिए सार्वजनिक रूप में कि वो हमसे एक गलती हुई है। लेकिन एक मिनट रुकिए, नहीं वो पलटी सुनिए।
नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को जब शपथ ली थी, उन्होंने कहा 3 बार सुशासन सुशासन सुशासन। इस 3 शब्दों से और अपने विकास की राजनीति से, मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। आप किसी साथी के साथ चलेंगे, पीठ में चाकू मारता रहेगा, कितने देर खड़े रहेंगे? उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरों ने समर्थन दिया और वो आज भी मुख्यमंत्री है। बिहार का विकास दर पता है आपको? देश में सर्वाधिक है, 14% के आसपास है विकास दर, और लगातार हम 1, 2, 3 पायदान पे। ये क्या तरीका है यार? इतना सा अकल नहीं है। देखिए आप नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये बार बार आप करते हैं। राहुल गांधी जैसा मत करिए। नहीं, ये क्या तरीका है? अरे नेशनल एंथम में नीतीश कुमार खड़े नहीं हो पाते, साथियों के साथ क्या खड़े होंगे? सुनिए नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो उसका पाते, भी साथियों के जवाब साथ खड़े मैं होंगे। उसका जवाब दे नीतीश रहा हूं। कुमार को कहा था डीएनए पे सवाल उठाया था, तब तो कुछ नहीं बोला गया। मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा, 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 कोई मूर्ख नहीं है। आप दोनों मूर्ख नहीं है। ये क्या तरीका है? इस मूर्ख क्या बदतमीजी है? मैं आप करके बात कर रहा हूं, मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। फालतू बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हो? मूर्ख आप हो गए, तुम हो गए मूर्ख, और अगली बार तुम कहूंगा। अच्छा बीच में ना बोले ना, आपको मौका मिला, वो तीसरी बार तुम बोल रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट, आई प्रोटेस्ट। हाँ, आई भी प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों क्या है? नहीं आई प्रोटेस्ट। अच्छा ठीक, आप नहीं कर रहे हैं। अरे मैं क्या कहना है? जो उन्होंने सवाल उठाया, वो कार्यक्रम बिल्कुल चल रहा था, उनको जानकारी नहीं दी गई कि यहाँ पे क्या होना है। जानकारी दी गई, वो वापस आए, पूरा नेशनल एंथम हुआ, सुनाई नहीं देता। ठीक है, ठीक है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपने कार्यक्रम को देखा और आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा, आप तमाम लोगों का अभिनंदन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये नया भारत है।